नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म लॉ विद रोनित पे। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम राइट टू प्राइवेसी के बारे में। तो राइट टू प्राइवेसी को पढ़ने के पहले सबसे पहले मैं सोच रही हूँ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लूँ। इसलिए क्योंकि जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, अपने दिमाग को सोचोगे, दौड़ाने की कोशिश करोगे, तो आपको आगे की चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप थोड़ा पॉज करना, उस पर सोचने की कोशिश करना। आपने राइट टू प्राइवेसी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक क्वेश्चन बोलूंगी, आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करना और थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना। फिर आगे की चीजें, फिर आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और आपको आगे की चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो फ्रेम होता है राइट टू प्राइवेसी को लेकर के, वो है राइट टू प्राइवेसी इज नाउ फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड एज द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। राइट टू प्राइवेसी इज नाउ फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड एज द फंडामेंटल राइट इन इंडिया, एक्सप्लेन। तो मोर और लेस ये इसमें क्या पूछ रहे हैं, ए से ही पूछ रहा है राइट टू प्राइवेसी पे। इसके बाद फिर अनदर क्वेश्चन हमारा बनता है कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट द एब्सोल्यूट राइट but now it is the fundamental right. Explain the statement with reference to the justice retired case Puttaswamy and the another cases. इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन फ्रेम आउट होता है डिफाइन द जस्टिस केस पुट्टास्वामी केस, जिसमें ये क्या कहेंगे कि आप ब्रीफली इसको डिस्क्राइब कीजिए, जिसमें आपसे फैक्ट, इशू इन द फैक्ट और जजमेंट पूछेंगे जो आपको ब्रीफ में बताना होगा। तो जस्टिस केस पुट्टास्वामी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट केसेस जिससे फ्रिक्वेंटली हमने देखा एग्जामिनेशंस में जो है लॉन्ग में या शॉर्ट में वो पूछ लेते हैं, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम आते हैं केस लॉस पे, शुरुआत करते हैं हम राइट टू प्राइवेसी। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने के 4 साल 5 साल बाद जो राइट टू प्राइवेसी को लेकर के हमें सबसे पहला केस देखने को मिलता है, वो कौन सा केस है? एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा 1954 का केस रहा है। इसके बाद आ जाता है खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963, सुप्रीम कोर्ट 1295 इज द साइटेशन ऑफ दिस केस। एक्चुअली क्या है कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, एमसीक्यू में था कि कौन फॉलोइंग केसेस, मतलब किस केस में राइट टू प्राइवेसी को जो है बिल्कुल वेव ऑफ कर दिया गया, कंसीडर ही नहीं किया गया। तो उसमें एक एमपी शर्मा का भी ऑप्शन था और उसका करेक्ट आंसर भी एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा ही था। तो चलिए एक एक केस को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि उसमें क्या फैक्ट था, क्या इशू था, क्या जजमेंट दिया गया। तो चलिए सबसे पहला केस हम जानते हैं एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा के बारे में, जो कि 1954 में आया। साइटेशन मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस का फैक्ट क्या था कि द रजिस्ट्रार ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी दिल्ली एंड एमएस डालमिया जैन एयरवेज लिमिटेड कंपनी, जो रजिस्ट्रार ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी दिल्ली का था, ये क्या करते हैं कि डालमिया कंपनी पे एलिगेशंस लगाते हैं। कहते हैं कि ये अपने डाटास को हाइड कर रहे हैं, ये एम्बेजलमेंट कर रहे हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये तरह तरह के एलिगेशंस जो है डालमिया कंपनी पे लगाते हैं और कंप्लेन भी फाइल करते हैं। तो जहां भी ये कंप्लेन फाइल करते हैं वो क्या करते हैं, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है हायर करते हैं, जो कि डालमिया जैन एयरवेज कंपनी के अगेंस्ट जो है सर्च एंड सीजर करती है अंडर द सेक्शन 94 एंड 96 ऑफ द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर। तो इस केस में क्या होता है कि जो डालमिया थे उन्होंने क्या किया कि एलिगेशन, मतलब उन्होंने एलिगेशन अराइज किया कि उन्होंने एलिगेशन अराइज किया कि सेक्शन 94 एंड द 96 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उनके प्राइवेसी को प्रोहिबिट कर रहा है। और वो क्या कहते हैं, इट इज द वॉलेटिव अगेंस्ट द आर्टिकल 19(1)(f एंड द आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 19(1)(f जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, जिसको कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू रिपील कर दिया गया, और 23rd जो था आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन को लेकर के। ठीक है, तो जिस पर 8 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो इसमें ये जजमेंट देती है कि द पावर ऑफ द सर्च एंड द सीजर
is the power of the state to protect of the social security. So the section 94 and the 96 of the criminal procedure is not violate the article 20 subclause 3rd and the 19(1)(f of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इन्होंने ये भी हेल्ड किया कि एक जो इन्वेस्टिगेशन है इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रॉपर प्रोसीजर होनी चाहिए। ये चीज़ भी इस जजमेंट में हेल्ड करी गई थी। फिर अनदर केस हमारा आ जाता है एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा 1954 के बाद खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो कि 1963 में आया, जिसका साइटेशन भी हमने ऊपर मेंशन कर दिया है। इस केस में क्या होता है, सबसे पहले it was acknowledged that the right to life under the article 21 does not mean mere the animal existence but rather a dignified human life। इसमें क्या होता है कि खड़क सिंह जो है एक डैकवार्ड होता है, एक डकैत रहता है। तो क्या कहते हैं कि इनके अगेंस्ट पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करती है, कोई रेलेवेंट एविडेंस इनके अगेंस्ट नहीं मिलते हैं तो इनको रिलीज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर पुलिस क्या करती है कि इनके लिए सर्वेलेंस करती है। तो एनी टाइम वो रात में इनके घर में घुस जाए, इनको अनवा करती थी, परेशानी, इनके ऊपर परमानेंट जो है निगरानी रखना, इनकी चीज़ों को वो इनके फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट जो था उसको प्रोहिबिट करना। तो ये सब चीज़ें इस में जो है पुलिस जो है खड़क सिंह के अगेंस्ट किया करती थी। तो खड़क सिंह इरिटेट हो गए, उन्होंने भाई क्या किया कि चैप्टर 20 ऑफ द यूपी पुलिस रेगुलेशन, जो कि पुलिस को सर्विलांस करने की पावर देती थी, उसके अगेंस्ट इन्होंने पिटीशन फाइल कर दी कि इट इज द वॉलेटिव टू द आर्टिकल 19(1)(d) एंड द 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया 6 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें डिसेंटिंग ओपिनियन था सुब्बा राव एंड द शाह जज जे का। और इसमें मेजॉरिटी जजमेंट में क्या हेल्ड किया गया, द डोमिसिलियरी विजिट अंडर द रेगुलेशन 236B by the police officer to check the presence of the accused in his house at the night as unconstitutional। इसमें क्या किया इन्होंने कि जो डोमिसिलियरी विजिट था उसको, जो कि पुलिस को पावर प्रोवाइड करता था 236B पुलिस यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट के तहत, उसको इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। और क्या कहा, द रेस्ट ऑफ द प्रोविजन फॉर द सर्विलांस एज द कॉन्स्टिट्यूशनल। द कोर्ट ओपाइंड दैट the other term like the picketing or shadowing were not the impeding the suspect from the moving freely and hence were not the infringement of the rights guaranteed under the article 19(1)(d) or the article 21 of the Indian Constitution। फिर हमारा अनदर केस आ जाता गोविंदा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जो कि 1975 का केस था। पहला केस था 1954 में, दूसरा केस था हमारा 1963 में, और तीसरा केस हमारा आता है गोविंदा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1975 में, राइट टू प्राइवेसी को लेकर के। ये भी मोर और लेस सिमिलर खड़क सिंह की तरह ही होता है। इसमें क्या करते हैं ये कि ये डेक्वाइट रहते हैं, इनकी हिस्ट्री शीट जो रहती है वो खराब रहती है, इनका रिकॉर्ड खराब रहता है। तो ये अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, खड़क सिंह में जो डिसीजन दिया गया उसका डिफेंस लेते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि गोविंदा के केस में सुप्रीम कोर्ट जो खड़क सिंह में जो डिसीजन दिया गया तो उसको ओवर रूल कर देता है। क्यों? क्योंकि दिस इज द फर्स्ट केस द इंडिया हैज एक्सटेंसिवली डिस्कस द राइट टू प्राइवेसी। द राइट टू प्राइवेसी इज नॉट द एब्सोल्यूट राइट। राइट टू अगर आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट द एब्सोल्यूट राइट, सबसे पहले ये किस केस में हेल्ड किया गया, तो गोविंदा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1975 की केस में, जिसका मैंने साइटेशन ऊपर मेंशन कर दिया है। इस केस में क्या होता है कि ये सचमुच में इनके रिकॉर्ड खराब रहते हैं, इनकी हिस्ट्री शीट जो रहती है वो खराब रहती है। तो इसमें क्या करती है कि पुलिस इनके ऊपर परमानेंट इन्वेस्टिगेशन मतलब रखती है, निगरानी रखती है इनके ऊपर। तो ये भी क्या करते हैं कि खड़क सिंह का के जजमेंट का डिफेंस लेते हैं और पेटिशन फाइल करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देती है कि बेंच डिसमिस द पेटिशन एंड हेल्ड दैट द रेगुलेशन मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द पुलिस एक्ट has the force of law and was made in the furtherance of the object of the police act to prevent the commission of the crime, hence it is not the infringement of the fundamental rights provided under the article 21। इसके बाद राइट टू प्राइवेसी को लेकर के चौथा केस हमारा आता है मालक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1981 का केस था। 75 के बाद हमारा कौन सा 75 के बाद हमारा अनदर केस आता है 1981 में, राइट टू प्राइवेसी एंड द सर्विलांस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इशू ये होता है कि
इसमें ये इशू होता है कि the person whose name was included in the surveillance register has right to opportunity to heard before the inclusion. जिनका नाम सर्वेलेंस रजिस्टर में रजिस्टर किया जाता है, क्या उनको उसमें समावेश या उनमें इंक्लूड करने के पहले उनको सुनने का अधिकार दिया जाएगा? While court held that it was not the justify the principle of the natural justice. अगर उनको नहीं दिया जाता है, it was not justify the principle of the natural justice, but few guidelines laid down the regarding the police for the mode of the surveillance. लेकिन अगर पुलिस किसी को सर्वेलांस में लेती है तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर पुलिस को अगर सर्वेलांस करने की पावर दी जाती है तो मनमाने ढंग से कुछ भी अपने मन का करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या होगा, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस दिए गए हैं, कुछ लिमिटेशंस प्रोवाइड किए गए हैं सर्वेलांस के। नहीं कि रात में आदमी सो रहा है तो आप घर में जो है दरवाजा तोड़ के घुस जाओ, ये सर्वेलांस जो है आपको परमिशन नहीं देती है। तो इसमें क्या जजमेंट दिया गया? इट वॉज हेल्ड एट द सेक्शन 20 subclause 7 of the Punjab Police Act is what the duty of the police officers to keep the surveillance over the bad characters. ये जिनके बैड कैरेक्टर्स है उस पर सर्वेलांस रखने की पावर देता है सेक्शन 23 सबक्लॉज 7 ऑफ द पुलिस पंजाब पुलिस एक्ट एंड द हैबिचुअल ऑफेंडर्स फॉर द पर्पस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम. So for this purpose, a person cannot complain against the inclusion of his name in the surveillance of the surveillance register. But if it is the excessive and goes to beyond the limits, इन्होंने ये कहा कि अगर पुलिस ने सर्वेलांस के दौरान अपनी लिमिट क्रॉस की, उन्होंने एक्सेसिव किया, अपने लिमिट के बाहर गए, तो वहां पर क्या होगा कि इट मे बी चैलेंज्ड एज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी. तो इस केस में क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा कि जो पेटिशनर होता है वो पेटिशन ला सकता है. ठीक है. मालक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के बाद अनदर केस आ जाता है मधुलकर नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि 1991 का केस होता है. राइट टू प्राइवेसी अवेलेबल टू द वीमेन ऑफ द इजी वर्च्यू. इस केस में क्या होता है कि जो वीमेन्स जो कि इजीली अवेलेबल होती हैं उनको भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उनको डिग्निटी प्रोवाइड करती है, उनको प्राइवेसी प्रोवाइड कराती है. इस केस में क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर वीमेन के साथ, जो वीमेन्स ब्रॉथल में होती है उनके साथ रिलेशन बनाने के लिए उनको इंसिस्ट करता है. अगर यहाँ पर वीमेन उनके साथ कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं करना चाहती है या पुलिस ऑफिसर बाहर जाता है पब्लिक एरिया में, तो वहां पर भी उसको उस वीमेन की डिग्निटी को मेंटेन करना होगा. इस चीज को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या करती, प्रोटेक्ट करती है. इट वाज हेल्ड दैट द राइट टू प्राइवेसी इज अवेलेबल इवन टू द वुमन हैव द इजी वर्च्यू एंड द नो वन कैन इन्वेड हर प्राइवेसी. इसके बाद आ जाते हैं हम आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1995, जिसको ऑटो शंकर केस भी कहा जाता है. इस केस में क्या होता है कि जो आर राजगोपाल रहते हैं ये एक मर्डरर रहते हैं, एक क्रिमिनल होते हैं. तो इनके साथ कई आईएएस पीसीएस मिले होते हैं जो कि मिल करके इनके आईएएस आईपीएस मिले होते हैं और मिल करके इनके साथ क्राइम और ऑफेंस कमिट करवाते हैं. इसके बाद जब ये फंस जाते हैं तो सारे ऑफिसर्स हाथ खड़ा कर लेते हैं, तो इनको कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है. तो ये जब जेल में रहते हैं तो उस दौरान ये अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं. उस ऑटोबायोग्राफी में इनके लाइफ में जो भी चीज़ें हुई वो आईएएस आईपीएस को मेंशन करते हैं, फिर उसको ये पब्लिश करने के लिए भेज देते हैं. तो जब ये पब्लिश होने के लिए जाता है कहाँ पे, जरा फैक्ट पढ़िए. इन दिस केस द एडिटर एंड द एसोसिएट एडिटर ऑफ द तमिलनाडु मैगजीन नकीरन published from the Madras moved to the Supreme Court and asked for the writ restraining the government officials from the interfering with their right to publish autobiography of the Otto Shankar who convicted for the several murderers and the award for the capital punishment. तो इसमें क्या होता है कि जब वो नकीरन में अपने मैगजीन को पब्लिश करने के लिए भेजते हैं तो उसमें जो एडिटर और एसोसिएट एडिटर्स रहते हैं उनको क्या करते हैं कि ये जो सिविल सर्वेंट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो उनको मना करते हैं इसको पब्लिश करने के लिए, क्योंकि अगर ये पब्लिश हो गई तो उनकी तो पोल पट्टी खुल जानी है लोगों के सामने. तो वो अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको इंसिस्ट करते हैं कि आप इसको पब्लिश ना कीजिए. तो वो इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से बचने के लिए वो रिट पिटीशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और कि हमको इनसे बचाया जाए और हमें पब्लिश करने का राइट दिया जाए. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देती, चलिए देखते हैं. The court held that the state or its official have no authority in law to impose the prior restraint on the publication of the defamatory matters. The public official can take the action only after the publication of it's found to be the false. इसके बाद राइट टू प्राइवेसी को लेकर के हमारा अनदर केस आता है तो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का केस. इस केस में क्या होता है, इस द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ द इन्वेस्टिगेशन
बाय द MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के थ्रू ये क्या करती है कि कुछ पॉलिटिशियंस के कॉल को टैप करती है और उनके फॉर्मेशन को लीक करती है, जिसमें और ये पावर किसके थ्रू उनको मिलती है? सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट, विच अलाउ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू इंटरसेप्ट द मैसेज ऑन द ग्राउंड ऑफ द पब्लिक एमरजेंसी और द सेफ्टी, सॉवरेनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड द फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ द इंडिया विद द फॉरेन स्टेट्स. Section 5(2) of the Telegraph Act was infringed the right to privacy which was enshrined in the Article 19(1) and 19(2) of the Constitution of India. ये तो खैर petition रहता है, तो इसमें सेम वही चीज़ है जो CBI होती है, वो Section 5 सब क्लॉज 2 ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट के थ्रू क्या करती है? कुछ पॉलिटिशियंस के कॉल को टैप करती है और उनके कॉल को रिकॉर्ड करती है, तो जिस पर ये पेटिशन लाया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है द राइट टू हैव द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विदाउट द इंट्रूजन इज द पार्ट ऑफ द right to privacy under the Article 21 and cannot be curtailed except by the procedures established by law. The court noted that the procedural safeguards for the fair and the reasonable exercise of the substantive power of the surveillance were not given in the provision, therefore the provision lack of the sensitivity of the reasonable restriction. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करता है कि राइट टू हैव द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विदाउट इंट्रूजन इज द पार्ट ऑफ द प्राइवेसी, कि अगर आप किसी से फोन पे बात करते हो तो ये क्या है? ये प्राइवेसी का एक पार्ट है जो कि आर्टिकल 21 में मेंशन है. एंड द कैन नॉट कर्टेल द एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जब तक कि कोई लॉ रीजनेबल प्रोसीजर के थ्रू इससे कर्टेल नहीं कर सकती, इसको कर्टेल नहीं किया जा सकता है. द कोर्ट नोटेड दैट द प्रोसीजर सेफगार्ड फॉर द फेयर एंड द रीजनेबल एक्सरसाइज फॉर द सब्सटैंटिव पावर ऑफ द सर्विलांस वर नॉट गिवन इन द प्रोविजन. Provision lack of the sensitive for the reasonable restriction. Therefore, the court did not struck down the challenged Section 5 subclause 2 of the Indian Telegraph Act, but laid down the detailed guidelines for the exercise of the surveillance power by the executive in the just, fair and the reasonable manner. वो 5(2) सेक्शन 5 सब क्लॉज 2 टेलीग्राफ एक्ट जिसको यहाँ पे चैलेंज किया जाता है वो उसको स्ट्रक डाउन नहीं करती, लेकिन वो ये क्या कहती है कि सर्विलांस जो स्टेट और सेंट्रल को जो पावर देती है फोन कॉल को टैप करने के लिए, वो क्या होना चाहिए? जस्ट, फेयर और द रीजनेबल होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी जो कि मैं भी आपको बताऊंगी. अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो उस केस में क्या हो सकता है? पेटिशन लाई जा सकती है. कौन कौन से गाइडलाइंस है चलिए देखते हैं. द होम सेक्रेटरी ऑफ द central or the state government only pass the order of the telephone tapping with the power to delegate its authority only in the emergency situation. जब emergency situation होगी, कोई क्रिटिकल कंडीशंस आती है, अगर होम सेक्रेटरी ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है, तभी वो टेलीफोन टैपिंग की अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकती है. द अथॉरिटी बिफोर पासिंग the order must satisfy itself that it is necessary to obtain the information through the such orders. उसको ये चीज़ लगना चाहिए कि वो इस चीज़ से संतुष्ट होना चाहिए कि यहाँ पर ये ऑर्डर को इम्प्लाई किया जा सकता है फोन को टैप करने का. अथॉरिटी को द ऑर्डर ऑफ द इंटरसेप्शन वुड सीज टू हैव द इफेक्ट आफ्टर द 2 months. 2 महीने के बाद वो क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा. फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू, डेट जिस डेट से उसको इशू किया गया है. इफ नॉट रिन्यूव्ड, अगर उसे नया नहीं किया गया, एंड द टोटल पीरियड ऑफ द ऑपरेशन वुड बी लिमिटेड टू द टोटल पीरियड ऑफ द 6 months ओनली. अगर उसे रिन्यू नहीं किया गया तो 6 months बाद वो क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा. अ डिटेल्ड रिपोर्ट शुड बी द मेंटेन्ड of the intercept communication and the procedural followed therein. अगर जो फोन को टैप किया जा रहा है या इंफॉर्मेशन ली जा रही है, वो क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते होना चाहिए. अनदर गाइडलाइन क्या था? द इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन shall be used only for the minimum necessary purpose and shall be destroyed after the retention of the become unnecessary. मतलब कि उसके दौरान टेलीफोन टैपिंग के दौरान अगर कोई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जिसका कोई यूज नहीं, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा. और लिमिटेड पीरियड जब तक उसका यूज है उसको यूज किया जाएगा, उसके बाद उसको क्या करा जाएगा? हटा दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा. द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट द रिव्यू कमेटी टू असेस द कंप्लायंस ऑफ विद द लॉ.
सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक रिव्यू कमेटी को स्टैब्लिश करेगी इस लॉ को कंप्लाई करने के लिए। राइट टू प्राइवेसी इज नॉट द एब्सोल्यूट राइट, जिस पर क्वेश्चंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, ठीक है, जिस पर कुछ केसेस हैं यहाँ पर, मिस्टर एक्स वर्सेस द हॉस्पिटल जेड, AIR 1999, सुप्रीम कोर्ट 495, इट इज द साइटेशन ऑफ दिस केस। इस केस में क्या होता है कि मिस्टर एक्स क्या होते हैं, ये HIV पॉजिटिव होते हैं, इनका ब्लड सैंपल का टेस्टिंग होती है तो पता चलता है कि ये HIV पॉजिटिव निकलते हैं। उसी दौरान मीन टाइम में क्या होता है कि इनकी शादी फिक्स हुई रहती है, तो जिस लड़की से इनकी शादी फिक्स करी हुई रहती है, हॉस्पिटल जेड क्या करता है, उनके वेलफेयर के लिए, उनके भलाई के लिए क्या करता है कि इनकी इन्फॉर्मेशन को लीक कर देता है, और जिसकी वजह से क्या होती है, इनकी शादी कैंसिल हो जाती है। तो ये क्या करते हैं कि हॉस्पिटल के अगेंस्ट क्या करते हैं, पिटीशन फाइल कर देते हैं कि आपने जो मेरी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज किया है और गलत तरीके से आपने मेरी प्राइवेसी की यूज किया है। तो यहाँ पर कोर्ट ये जजमेंट देती है कि इट इज नॉट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि अगर ये पब्लिक के वेलफेयर में है तो ये क्या कहते हैं, इट इज नॉट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट टू प्राइवेसी। और यहाँ पर इन्होंने ये भी हेल्ड किया कि ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। फिर अनदर केस एब्सोल्यूट राइट से रिलेटेड आता है, मिस्टर एक्स वर्सेस मिस्टर जेड। इसमें क्या करते हैं कि मिसेस एक्स जो रहती है, मिस्टर जेड इनके हस्बैंड रहते हैं, इनके अगेंस्ट पिटीशन फाइल कर देती है एडल्ट्री को लेकर के। तो यहाँ पे मिस्टर जेड कहते हैं कि ये भी कोई गंगा की धुली नहीं है, इनके भी कई सारे रिलेशंस रहे हैं। तो क्या होता है कि इसके एडल्ट्री के कई रिलेशंस रहे इनके मिसेस के। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए ये क्या करते हैं कि DNA टेस्ट को कहते हैं कि इसकी वर्जिनिटी टेस्ट होनी चाहिए। एक्चुअली इस केस में क्या रहता है कि ये कहती हैं कि मिस्टर जेड जो है वो इम्पोर्टेंट है, इनके साथ हमारा कोई कंज्यूमेशन हुआ ही नहीं है। तो ये कहते हैं कि नो, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, क्या कहते हैं कि, और मैं वर्जिन भी नहीं हूँ, और मिसेस एक्स जो है वो भी वर्जिन नहीं है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मिसेस एक्स की वर्जिनिटी टेस्ट करने के लिए ये क्या करते हैं कि पिटीशन फाइल करते हैं कि इनकी वर्जिनिटी टेस्ट किया जाए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कर देती है, इनके वर्जिनिटी टेस्ट को जो है नलिफाई कर देती है, कहती है कि वर्जिनिटी टेस्ट इज नॉट द वर्जिनिटी टेस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी के तहत आता है। एक्चुअली ये फैक्ट था सुरजीत सिंह थिंड वर्सेस कंवलजीत कौर का, जो मैंने आपको इधर बता दिया। मिस्टर एक्स का सेम वही था कि इनको DNA टेस्ट के लिए कहा जाता है, तो ये DNA टेस्ट के लिए मना कर देते हैं, और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करती है कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट द एब्सोल्यूट राइट। फिर अनदर केस आता है राइट टू प्राइवेसी को लेकर के, राम जेठमलानी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2011, सुप्रीम कोर्ट 657 इज द साइटेशन ऑफ दिस केस। इस केस में क्या होता है कि सिटीजन ऑफ द इंडिया or the civil society organization of the former bureaucrats, social activists and the well-known professional filed the petition in the Supreme Court, drawing the court's attention toward the various media reports and scholarly articles that reveal the large amount of the unlawful money being secreted away from the India in the foreign bank's account. The petitioner have asked to the government to provide the list of the persons who have the bank account offshores, especially in the list 16. They also asked for the formation of the SIT headed by the former Supreme Court judges from the proper investigation of the cases. इसमें क्या होता है कि पेटिशनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाती है कि बहुत सारे जो हमारे इंडिया की ब्लैक मनी है, मतलब हमारे इंडिया की जो मनी है वो बाहर के कंट्रीज के बैंक में इन्वेस्ट करी जा रही है। एक तरीके से ब्लैक मनी का ये केस रहा है। तो पेटिशनर ये कहती है कि जो हमारे पैसे बाहर लिए गए उनकी लिस्ट प्रोवाइड किया जाए, उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए। Petitioner argued that the government is using the double tax agreement to excuse the conceal information from the public, और वो डबल टैक्स एग्रीमेंट के वेपन को यूज कर रही है इन सब चीज़ों को हाइड करने के लिए। तो जहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया ये कहती है कि ये सब झूठ है, ये सही नहीं है, और वो क्या करती है, इस पर ये अपना लिस्ट और अपना रिपोर्ट देने से यूनियन ऑफ इंडिया मना कर देती है। तो ये पेटिशन जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन देता है कि ये गलत है, यूनियन ऑफ इंडिया को यहाँ पर सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी। वन सेकेंड, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यही हेल्ड करता है कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट द एब्सोल्यूट राइट। तो अगर पब्लिक वेलफेयर के लिए और उस पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूनियन ऑफ इंडिया को अगर डिटेल्स प्रोवाइड करानी होगी तो उसे करना पड़ेगा। इसके बाद एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस आ जाता है, जस्टिस केस पुट्टा स्वामी केस।
इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ये खुद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, तो इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई इशू या कुछ भी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।